महारानी जी इस पेड़ के पीछे छुप जाएं और खुद अपनी आँखों से देख लें। फिर वो तीनों एक पेड़ के पीछे छुप गए। कालू कौवा गोलू से बोला, कबूतर के बच्चे, आज तो तेरा मांस खाने को दिल कर रहा है मेरा। ये आप क्या कह रहे हो अंकल? पिछली बार जब मैं खो गया था तो आप ही मुझे महारानी के पास लेकर गए थे और फिर मुझे मेरी माँ के पास भी छोड़ कर आए थे। मूर्ख कबूतर के बच्चे, वो तो मेरी एक चाल थी। मैं तो जानता था इस जंगल में रानू चिड़िया बहुत तेज दिमाग की है। मैंने तो उसे फंसाने की योजना बनाई थी। अंकल मैं कुछ समझा नहीं। जब तू सो रहा था तो मैं तुझे अपने मुंह में उठाकर जंगल के दूसरे हिस्से में छोड़ आया था और फिर खुद ही तुझे जगाकर महारानी के पास ले गया था। और जंगल की मूर्ख महारानी ने रानू चिड़िया को ही दोषी मान लिया। अब मुझे कोई खतरा नहीं। अगर मैं तुझे खा भी जाऊंगा तो जंगल की महारानी मुझ पर कोई शक नहीं करेगी। और फिर तुझे खाने के बाद जंगल के सभी पक्षियों के बच्चे और अंडे खा जाऊंगा। ये सब सुनते हुए महारानी चील वहाँ आ गई। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। घर में बैठी रानू चिड़िया और मीनू मौसी आपस में बातें कर रही थी। मीनू मौसी, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, अब इस बारिश को बंद हो जाना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो रानू, लगातार बारिश से जंगल के सभी पक्षी बहुत चिंतित हैं। मीनू मौसी, आप गुड़िया के पास बैठे, मैं दाना लेकर आती हूँ। ये कहते हुए रानू चिड़िया बारिश में उड़ती है और थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी रानू चिड़िया की नजर एक कबूतर के बच्चे पर पड़ी जो बारिश में भीग रहा था। अरे ये कबूतर का बच्चा तो ठंड में कांप रहा है, लगता है ये अपने घर का रास्ता भूल गया है। रानू चिड़िया ने इतना कहा ही था कि रानू की नजर सामने एक पेड़ पर जाती है जहाँ एक कौवा बैठा था। ये कौवा तो हमारे जंगल का नहीं लगता, ये तो किसी और जंगल का मालूम होता है। फिर रानू चिड़िया उड़ते हुए कौवे के पास पहुँची। कौन हो तुम? मैं अपने जंगल के सभी पक्षियों को जानती हूँ, तुम तो हमारे जंगल के नहीं लगते। तुम ठीक कह रही हो, मैं इस जंगल का नहीं हूँ। मैं तो इस जंगल से गुजर रहा था कि तभी बारिश शुरू हो गई। बस बारिश से बचने के लिए मैं इस जंगल में रुक गया। जब बारिश रुक जाएगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है कौवे। इतना कहते हुए रानू चिड़िया कबूतर के बच्चे के पास जाती है। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी मम्मा कहाँ है और तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम गोलू है, मैं बारिश में खेल रहा था, खेलते खेलते यहाँ आ गया, अब मैं रास्ता भटक गया हूँ। गोलू बेटा, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगी। आंटी, मेरी मम्मा मुझे मना कर रही थी मगर मैंने अपनी मम्मा की बात नहीं मानी। बेटा, तुम्हें अपनी मम्मा की बात माननी चाहिए थी, चलो मेरे साथ। रानू चिड़िया गोलू को साथ लेकर जाती है कि तभी गोलू की मम्मा गोलू को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाती है। गोलू अपनी मम्मा को देखकर फौरन से लिपट जाता है। गोलू बेटा, तुम कहाँ गए थे? तुम्हें पता भी है मुझे कितनी चिंता हो रही थी। मम्मा, मैं आपकी हमेशा बात मानूंगा। बेटा, अब आप अपनी मम्मा के साथ चले जाओ और जब तक बारिश नहीं रुकती बाहर खेलने नहीं जाना। गोलू अपनी मम्मा के साथ चला जाता है और रानू चिड़िया वापस अपने घर में आती है। रानू चिड़िया मीनू मौसी को सारी घटना बताती है। रानू की बात सुनकर मीनू मौसी सोच में पड़ गई। क्या हुआ मीनू मौसी, आप इतनी गहरी सोच में क्यों डूब गईं? वो काला कौवा कहीं उस मासूम बच्चे को नुकसान पहुंचाने का तो नहीं सोच रहा था ना? नहीं नहीं मौसी, वो तो कौवा खुद डरा सहमा पेड़ के नीचे खड़ा था। बारिश बंद होने के बाद वो चला जाएगा। अगले दिन बारिश रुक गई। रानू चिड़िया बैठी धूप का आनंद ले रही थी। तभी वहाँ हरियाली तोती आकर रानू चिड़िया से बोली, अरे रानू चिड़िया, तुम यहाँ बैठी हो और वहाँ एक कबूतरी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। अरे कौन सी कबूतरी? पता नहीं रानो, उस कबूतरी का कहना है कि उसका बेटा कल रात से लापता है। चलो मेरे साथ। रानू चिड़िया हरियाली तोती के साथ तुरंत वहाँ से चली गई। रानू ने देखा कि वो कबूतरी तो गोलू की माँ थी।
क्या हुआ बहन, आप रो क्यों रही हो? कल रात मैं अपने गोलू को घर ले आई थी, मगर सुबह जब मेरी आँख खुली तो गोलू घर पर नहीं था। मैंने पूरा जंगल छान मारा मगर मुझे वो कहीं नहीं मिला। लूसी बहन, तुम घबराओ नहीं, मैं अभी उसे ढूंढती हूँ। फिर रानू चिड़िया गोलू को पूरे जंगल में ढूंढने लगी। तभी रानू चिड़िया की नजर कालू कौवे पर पड़ी, जो कि एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। रानू चिड़िया तुरंत कालू कौवे के पास गई। क्या तुमने कबूतर के बच्चे को देखा है? वही कबूतर का बच्चा जो कल बारिश में भीग रहा था। नहीं नहीं, मैंने किसी कबूतर के बच्चे को नहीं देखा। अच्छा, वैसे तुम तो कह रहे थे कि बारिश रुकने के बाद तुम यहाँ से चले जाओगे। हाँ हाँ, चला जाऊंगा। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे इस जंगल की महारानी हो और इस जंगल पर तुम्हारा ही अधिकार चलता हो। जब मेरी मर्जी होगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। रानू चिड़िया अपने मन ही मन में सोचती है, मुझे तो इस कौवे पर ही शक हो रहा है। मुझे जंगल की महारानी को इसकी शिकायत लगानी होगी। रानू चिड़िया जंगल की महारानी चील के पास चली गई और सारी घटना बताते हुए बोली, मुझे उस कौवे पर शक हो रहा है। तभी महारानी चील गुस्सा होकर रानू चिड़िया से बोली, इसका मतलब है वो कौवा बिल्कुल ठीक बोल रहा था। तुम हमेशा पक्षियों के बारे में मेरे कान भरती हो। ये आपको क्या हो गया है महारानी? तभी रानू चिड़िया ने देखा कि वो काला कौवा कबूतर के बच्चे के साथ आकर वहाँ खड़ा हो गया। रानू चिड़िया हैरान हो गई। महारानी चील जी, जैसे ही मुझे पता चला कि ये बच्चा खो गया है, मैं तो उसी समय ही इसकी तलाश में निकल गया। मगर मैं जानता था कि ये रानू चिड़िया मेरे खिलाफ आपके कान भरने जरूर आएगी, इसीलिए तो मैंने आपको सब पहले बता दिया था। महारानी चील, इसी रानू चिड़िया के कारण तो कोई दूसरा पक्षी आपके जंगल में नहीं आता। चील रानू चिड़िया की तरफ देखकर बोली, चिड़िया, तुम तो कह रही थी कि इस कौवे ने कबूतर के बच्चे को मार डाला है, मगर तुम्हारे आने से पहले ये कबूतर के बच्चे को सही सलामत लेकर आया है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, तुम्हें बंदी बनाया जाएगा। इतना कहते हुए रानू चिड़िया को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। महारानी चील ने कालू कौवे से कहा, कालू कौवे, जब तक तुम्हारी मर्जी हो तुम इस जंगल में रह सकते हो। कालू कौवा खुशी खुशी वहाँ से चला गया। इधर हरियाली तोती ये सब देख रही थी। वो तुरंत मीनू मौसी के पास गई और सारी घटना बताते हुए बोली, मीनू मौसी कुछ करें, रानू चिड़िया को महारानी ने बंदी बना लिया है। जब रानू चिड़िया ने मुझे बताया कि वो कौवा पेड़ के पीछे कबूतर के बच्चे को देख रहा था, मुझे तो तभी शक पड़ गया था। मीनू मौसी, जो भी हो, मगर आप कुछ भी करके रानू चिड़िया को पिंजरे से बाहर निकालिए। तुम चिंता ना करो हरियाली, हमें अब कुछ नहीं करना, बस हमें उस कौवे पर नजर रखनी होगी। पहले हमें पता तो चलना चाहिए कि उस कौवे के दिमाग में चल क्या रहा है और ये कौन सा मकसद लेकर हमारे जंगल में आया है। उस दिन से हरियाली तोती और मीनू मौसी कौवे पर नजर रखने लगी। वो कालू कौवा दिन भर जंगल में घूमता और दूसरे पक्षियों के अंडे और बच्चे खाता। एक दिन कालू कौवा घूमते घूमते कबूतर के घर के पास चला गया। गोलू अपने घर के बाहर खेल रहा था। कालू कौवा गोलू को अजीब सी नजरों से देखने लगा, मगर कालू को ये नहीं पता था कि मीनू मौसी और हरियाली तोती उस पर नजर रख रही हैं। मीनू मौसी तुरंत हरियाली तोती से बोली, जाओ हरियाली, जल्दी से जाकर महारानी चील को बुला कर लाओ। मगर मीनू मौसी, क्या महारानी मेरी बात सुनेगी? तुम जल्दी से जाओ और जैसे भी करके महारानी को बुला कर लाओ। मुझे इस कौवे के इरादे ठीक नहीं लग रहे। मीनू मौसी की बात सुनते ही हरियाली तोती जल्दी से महारानी के पास गई। तुम यहाँ क्यों आई हो हरियाली? महारानी चील, आपको अभी मेरे साथ चलना होगा। नहीं, मुझे अब रानू की किसी भी सहेली पर भरोसा नहीं रहा। महारानी चील, आप मेरे साथ चले, ऐसा ना हो कि आगे जाकर आपको अपने फैसले पर पछताना पड़े। लेकिन हरियाली, तुम मुझे कहाँ लेकर जाना चाहती हो? महारानी, आप मेरे साथ चले और जाकर देखें कि मैं आपको क्या दिखाना चाहती हूँ। तभी चील हरियाली तोती के साथ वहाँ आ गई। महारानी जी, इस पेड़ के पीछे छुप जाएं और खुद अपनी आँखों से देख लें।
फिर वो तीनों एक पेड़ के पीछे छुप गए। कालू कौवा गोलू से बोला, कबूतर के बच्चे, आज तो तेरा मांस खाने को दिल कर रहा है मेरा। ये आप क्या कह रहे हो अंकल? पिछली बार जब मैं खो गया था तो आप ही मुझे महारानी के पास लेकर गए थे और फिर मुझे मेरी माँ के पास भी छोड़ कर आए थे। मूर्ख कबूतर के बच्चे, वो तो मेरी एक चाल थी। मैं तो जानता था इस जंगल में रानू चिड़िया बहुत तेज दिमाग की है। मैंने तो उसे फंसाने की योजना बनाई थी। अंकल, मैं कुछ समझा नहीं। जब तू सो रहा था तो मैं तुझे अपने मुंह में उठाकर जंगल के दूसरे हिस्से में छोड़ आया था और फिर खुद ही तुझे जगाकर महारानी के पास ले गया था। और जंगल की मूर्ख महारानी ने रानू चिड़िया को ही दोषी मान लिया। अब मुझे कोई खतरा नहीं। अगर मैं तुझे खा भी जाऊंगा तो जंगल की महारानी मुझ पर कोई शक नहीं करेगी। और फिर तुझे खाने के बाद जंगल के सभी पक्षियों के बच्चे और अंडे खा जाऊंगा। ये सब सुनते हुए महारानी चील वहाँ आ गई। महारानी चील को देखकर कालू कौवा बहुत डर गया। अच्छा कालू कौवे, ये थी तुम्हारी चाल। तुमने जंगल की सबसे तेज पक्षी रानू चिड़िया को मेरे हाथों से बंदी बनवाया। अब तो तेरी खैर नहीं, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी महारानी चील ने उसी समय कालू कौवे को मार दिया और महारानी चील मीनू मौसी से बोली, मीनू मौसी, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं महारानी, वो कौवा बहुत चतुर था। फिर महारानी चील ने रानू चिड़िया को आजाद कर दिया। लेकिन इस बार सबकी हीरो मीनू मौसी बन गई। मुझे दारू पीने के लिए पैसे दो। आज मैंने अंडा दिया है और कल हमारे अंडे से बच्चा निकलेगा। क्या तुझे अपने बच्चे की फिक्र नहीं है? जो कहा है वो करो, मुझे उल्टी सीधी बातें ना सुनाओ। अब तो मैं तुझे पैसे नहीं देने वाली। जा, जो कुछ करना है कर ले। पास में पड़ी हुई छड़ी उठाकर कालू कौवा गोरी कवि को मारने लगता है। छोड़ो, छोड़ो मुझे। आजकल तो बड़ी काय काय करने लगी है। मैं अभी जाकर अपने भाई को बताती हूँ, वो पूछ लेगा तुम्हें। गोरी कवि गुस्से में घर से निकल जाती है। जब देखो अपने भाई का बोलकर डराती है मुझे। थोड़ी देर बाद कालू कौवे की अकल ठिकाने आ जाती है और वो रानू चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मुझे बचा लो। वो गोरी मुझसे लड़ाई कर कर अपने भाई को बुलाने गई है। तुमने आज फिर मारपीट की होगी। मैंने तो दारू के लिए पैसे मांगे और लड़ाई शुरू हो गई। जब वो आएगी तो मैं उसे समझाऊंगी। भाई, बहुत मारा है उस कौवे ने मुझे। पहले तो पंख से मारता था, आज तो उसने मुझे छड़ी से मारा है। मैंने तो तुम्हें कब से कहा है कि सब छोड़कर मेरे पास आ जाओ, मगर तुम भी तो मेरी बात नहीं मानती। मैं कैसे आ जाऊँ भाई? मैं अपना घर और अंडा कैसे छोड़ सकती हूँ? चलो मेरे साथ, मैं देखता हूँ उसे। गोरी का भाई गुस्से में उसे साथ लेकर गोरी के घर जाता है। कालू कौवा तो घर में ना था। भाई, वो आने ही वाला होगा। मेरा पूरा बदला लेना उस कालू कौवे से। बाहर खिड़की से कान लगाई कालू कौवा ये सब सुन रहा था। मैं उसे जान से ही मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। ये सुनकर कालू कौवा फिर से भागा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, वो मुझे मार देगा। गोरी का भाई मुझे मार देगा। तुम उसे जाकर रोको। कालू भैया, अब तो रात हो गई है। आप ऐसा करें कि आज की रात आप मेरे घर में ही सो जाएं। सुबह होगी तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया की बात मान लेता है। कालू का बच्चा अभी तक आया नहीं। लगता है उसे मालूम हो गया है कि वो आज मुझसे बहुत पिटेगा। भाईजान, वो बहुत चालाक है। वो मेरे भाई से डरकर ही घर नहीं आया। आधी रात को कालू कौवा उठ कर खिड़की से बाहर देखता है। गोरी, एक बार माफ कर दे, तो मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूँगा। बस गुस्सा आ गया था, गलती हो गई मुझसे। सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू भैया चलो मेरे साथ। नहीं चिड़िया, पहले तुम जाकर बात कर लो, मुझे बाद में लेकर जाना। फिर रानू चिड़िया अकेली ही गोरी कवि के पास जाती है। गोरी का भाई हाथ में डंडा पकड़े हुए बैठा था।
गोरी, कालू रात से मेरे घर में है। वो तुम्हारे भाई से डर रहा है। वो कहता है कि मुझे एक बार माफ कर दो। चिड़िया, तुम नहीं जानती उसे, वो हर बार मुझे मारने के बाद ऐसा ही करता है। हाँ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। भाई, जाने दें आप उसे। बहनों के घर बसाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। उसे एक बार माफ कर दो। चिड़िया, तुम कहती हो तो मैं उसे एक बार माफ करती हूँ। फिर गोरी का भाई वहाँ से चला जाता है और रानू चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। चिड़िया, क्या क्या कहा गोरी के भाई ने? वो चला गया है और गोरी भी मान गई है। मगर याद रखना, अगर फिर से दारू पीकर घर गए और मारपीट की तो गोरी तुम्हें छोड़ेगी नहीं। चिड़िया, मैं वादा करता हूँ मैं फिर ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। कालू कौवा डरता हुआ घर जाता है। आ जाओ, अंदर आ जाओ। कालू कौवा घर में चला जाता है। कालू, तुमने सारी जिंदगी बुरे काम किए और दारू पिया। अब अपने आने वाले बच्चे की खातिर तुम्हें ये सब कुछ छोड़ना होगा। हाँ गोरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं कल से ही काम पर जाया करूँगा। मैं मेहनत करूँगा और अपने आने वाले बच्चे के लिए दाना इकट्ठा करूँगा। जो हुआ मैं उस पर तुमसे माफी मांगता हूँ। अच्छा, अब मेरा सर दबाओ, बहुत दर्द हो रहा है मेरे सर में। दोनों में सुलह हो जाती है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कालू कौवा काम ढूंढने निकलता है। वो फिरता फिरता एक चील के पास जाता है और चील उसे काम पर रख लेती है। कालू, ये केले के पेड़ मेरे हैं। तुम हर रोज पेड़ से केलों को उतार कर दूसरे जंगल में लेकर जाया करोगे। कालू कौवा बहुत खुश होता है और अपना काम शुरू करता है। शाम को घर जाते समय चील कालू कौवे को केले देती है। आज कालू कौवा बहुत खुशी खुशी अपने घर जाता है। गोरी गोरी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूँ। गोरी भी बहुत खुश होती है। ऐसे कालू कौवा खुद को बदल लेता है। जब कालू का पुराना दोस्त उल्लू उसे दारू पीने के लिए लेने आता है तो कालू कौवा उसे मना कर देता है। देखो दोस्त, अब तुम यहाँ पर दोबारा न आना। मैंने खुद को बदल लिया है। अब मैं मेहनत करूँगा। अब मैं अपने आने वाले बच्चे के लिए काम करूँगा। उल्लू वहाँ से चला जाता है और कालू कौवा भी अपने काम पर चला जाता है। कुछ दिनों बाद उनके अंडे से बच्चा निकल आता है। कौवों के घर में खुशियाँ और भी बढ़ गई थीं और वो दोनों कौवे खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। अब कालू कौवा बहुत अच्छा पति बन गया था। गर्मी बढ़ रही थी। ऐसे गर्मी के मौसम में जंगल में रहने वाली नीली कौवी अपने लिए घर बना रही थी, मगर उसे घर बनाना नहीं आता था। ये काम तो बहुत मुश्किल है। मेरे पास ना सूखी लकड़ियाँ हैं और ना सूखे पत्ते। मैं शाम तक घर बनाते बनाते तो जल जाऊंगी। तभी वहीं से गुजरते हुए मिठू तोते को नीली कौवी आवाज देती है। तोते, तुम कितने सुंदर हो और तुम्हारी चोंच कितनी सुंदर है। क्या मैं सच में सुंदर हूँ? हाँ तोते, तुम तो पूरे जंगल में सबसे सुंदर हो। क्या तुम मुझे मेरा घर बना दोगे? मिठू तोता जान जाता है कि वो कभी उसकी झूठी तारीफें क्यों कर रही है। नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा कहते हुए मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। कालू, ओए कालू, उठो, जाकर जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ। घर की छत ठीक कर लो, धूप सीधा घर के अंदर आ रही है। कालू कालू कालू, जब देखो कालू कालू के तो तुम पीछे ही पड़ गई हो। कभी प्यार से ही बुला लिया करो। काम धंधा तो तुम करते नहीं हो और मैं बुलाऊं तुम्हें प्यार से? फिर कालू कौवा गुस्से में घर से निकल जाता है। हो ला ला ला, मैं काला कौवा हूँ, मैं काला हूँ, मैं सबसे अच्छा चोर हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं सबसे अच्छा चोर। हा ला ला ला। कालू कौवा ऐसे गीत गाता जा रहा था कि नीली कौवी की नजर कालू कौवे पर जाती है। ये कालू कौवा तो बड़ा रोमांटिक लग रहा है। ये जरूर मेरे जाल में फंस जाएगा। फिर नीली कौवी कालू कौवे को आवाज देती है। सुनिए सुंदर कौवे, मेरी बात सुनिए। कालू कौवा रुक जाता है। वो इधर उधर देखता है। क्या आपने मुझे ही आवाज दी है ना? आप जैसा काला
और आप जैसा सुंदर कौवा और कहाँ है यहाँ? आप ही तो हो। ये सुनकर कालू कौवा तो हवाओं में उछलने लगता है। बताइए बताइए, आपने मुझे क्यों आवाज दी है? मैं अकेली अपना घर बना रही हूँ। अभी कल ही आई हूँ सागर वाले जंगल से। कोई भी मेरी मदद करने वाला नहीं है। क्या तुम मेरी मदद करोगे घर बनाने में? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं जानता हूँ कि ठंडा घर कैसे बनाते हैं। मुझे घर बनाना आता है। कालू कौवा खुशी खुशी ऐसा कहता है। अगर हम दोनों मिलकर ये घर बना ले तो हम दोनों एक साथ मिलकर इस घर में रह सकते हैं। वो कभी शर्माते हुए नाटक करती है। तुम रुको, तुम यहीं रुको। मैं अभी जाकर लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। मैं यूं गया और यूं आया। सब भूल भाल के कालू कौवा लकड़ियाँ लेने चला जाता है। कालू कौवा जंगल से लकड़ियाँ काट रहा था। उधर उसकी पत्नी गोरी कौवी कालू कौवे का इंतजार कर रही थी। कालू भैया, अच्छा ही हुआ जो आप अपने घर की मरम्मत के लिए लकड़ियाँ लेने आ गए। हाँ चिड़िया, गोरी मुझे कई दिनों से बोल रही है। कालू कौवा चिड़िया को ये नहीं बताता कि वो तो लकड़ियाँ नीली कौवी का घर बनाने के लिए काट रहा है। कालू कौवा लकड़ियाँ ले जाता है और नीली कौवी का घर बनाना शुरू करता है। और नीली कौवी ठंडी छाँव में बैठकर जूस पी रही थी। चिड़िया चिड़िया, कालू सुबह से छत बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने गया हुआ है, अभी तक लौट कर नहीं आया। गोरी बहन, मुझे लगता है कालू अब सुधर गया है। वो जंगल में सख्त गर्मी में लकड़ियाँ काट रहा था। वो थक गया होगा, शायद वो आने ही वाला होगा। मगर कालू जी तो नीली कौवी का घर बना रहे थे। हो गया, आधा काम तो हो गया। अब छत का काम मैं कल करूँगा। कालू कौवे जी, मैंने आप जैसा सुंदर कौवा आज तक कभी नहीं देखा। तुमने तो कमाल कर दिया। अब कल आकर मेरे घर की छत जरूर बना देना। मेरी नहीं, हम दोनों की। मेरी पत्नी कोरी हर समय मुझसे लड़ती रहती है। अब मैं शादी करके तुम्हारे साथ ही इस घर में रहूँगा। कालू जी, तुमने तो मेरे मुंह की ही बात कर दी। अब जाओ और कल सुबह सवेरे ही आ जाना। कालू कौवा घर चला जाता है। कालू, लकड़ियाँ कहाँ हैं? मुझे तो चिड़िया ने बताया था कि तुम जंगल में लकड़ियाँ काट रहे थे। हो, गोरी, वो बुलबुल बहुत गरीब थी। जब मैंने लकड़ियाँ काट ली तो वो रोने लगी। मुझे उस पर दया आ गई और मैंने सारी काटी हुई लकड़ियाँ बुलबुल को दे दी। दूसरों की मदद कर रहे हो और अपने घर की छत नहीं है। तुम चिंता ना करो, मैं कर लूँगा। रात हो जाती है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी चोंच साफ कर देती हूँ। तुम्हारी चोंच पर फल लगा हुआ है। इतना प्यार तो मुझे कभी किसी ने नहीं दिया। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। नीली जी, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। मैं जान भी दे दूंगा। मैं जान। पास पड़ा हुआ झाड़ू उठाकर गोरी कौवी कालू के एक लगाती है। उठ जाओ, अब उठ जाओ, सुबह हो गई है और तुम अभी तक सपने देख रहे हो। कालू कौवा जल्दी से उठ जाता है। मुझे जाना था, मुझे सुबह सवेरे एक काम पर जाना था। ऐसे कहते हुए कालू कौवा जल्दी से चला जाता है। आप आ गए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। सारी रात तुम मेरे सपनों में आकर मुझसे प्यार भरी बातें करती रही हो। मुझे सोने नहीं दिया तुमने। अब जल्दी से घर की छत मुकम्मल कर लो, फिर सारी रात बैठकर बातें किया करेंगे। मैं करूँगा दूसरों के घर चोरियाँ और तुम्हें ला कर दूंगा अच्छे अच्छे फल। कालू कौवा फिर से काम पर लग जाता है। वो सूखा घास लाता है और वो छत मुकम्मल कर लेता है। सारा दिन धूप में कालू कौवा नीली कौवी का घर बनाता है और शाम तक कालू कौवा नीली कौवी का घर बना लेता है। अब मैं अपना सामान उठा लाता हूँ। मुझे नहीं रहना उस गंदी शक्ल वाली गोरी के साथ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा जल्दी से अपने घर जाता है। कालू, तुम कहाँ थे? मैं तो हवाओं में हूँ। अब मैं अपनी नीली जी के साथ उसके घर में रहूँगा। मैं जा रहा हूँ, बाय। कालू, कालू रुको, मेरी बात सुनो।
मगर कालू कौवा अपना सामान लेकर चला जाता है। देखो नीली जी, तुम्हारा कालू आ गया। चल बुड्ढे, भाग यहाँ से, मेरा घर बन गया। तेरा मेरा साथ यहीं तक था। अगर दोबारा मुझे आवाज दी तो मैं शोर मचाऊंगी, मैं सबको बुलाऊंगी। नीली कौवे का ये रवैया देखकर कालू कौवे की तो अकल ही मर जाती है। कक्का क्या? ये तुम क्या कह रही हो? नन्ना नीली जी। भाग जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, बुढ़े कहीं के। फिर कालू कौवा अपना सामान लेकर नदी पर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि उसे मालूम था कि वो अब अपनी पत्नी गौरी कौवे से बहुत पिटने वाला है। एक दिन रानो चिड़िया दाना ढूंढने जंगल में जा रही थी। रानो चिड़िया दाना ढूंढते ढूंढते बहुत दूर आ गई थी। तभी रानो चिड़िया की नजर तालाब के पास पड़े हुए फल पर पड़ती है। वो तुरंत ही वहाँ चली जाती है और उस फल को खाने लगती है। तभी रानो चिड़िया को तालाब के पास कुछ दिखाई देता है। वो उसके पास जाकर देखने लगती है। अरे ये क्या चीज है? ये दिखने में तो किसी पुराने जमाने का नक्शा लगता है। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, ये नक्शा लेकर जाती हूँ और अपने दोस्तों को दिखाती हूँ। फिर रानो चिड़िया वो नक्शा लेकर अपने दोस्तों के पास जाती है, जहाँ मिट्ठू तोता और कबूतर अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। वहीं दूसरे पेड़ पर अपने घर के बाहर बैठे कालू कौवा और गौरी कौवी भी चिड़िया की बातें सुन रहे थे। मिट्ठू भैया और कबूतर, ये देखो मुझे क्या मिला। जब मैं तालाब के किनारे फल खा रही थी तो मुझे ये नक्शा मिला है। वो दोनों नक्शा देखने लगते हैं। नक्शा देखते ही कबूतर चिड़िया से बोलता है, चिड़िया, ये कोई आम नक्शा नहीं है, बल्कि खजाने का नक्शा है। यहाँ पर तो ढेर सारा सोना होगा। कबूतर ठीक कह रहा है, ये नक्शा बहुत पुराना है। ये हो ना हो किसी खजाने का ही होगा। कालू जी, सुन रहे हो ना, खजाना। गौरी, अगर ये खजाना हमें मिल गया तो हम जंगल के अमीर पक्षी बन जाएंगे। कबूतर और मिट्ठू भैया, अगर ये खजाना हमें मिल जाए तो हम सब अमीर हो जाएंगे। आज तो हमें देर हो गई है, हम कल सुबह ये खजाना लेने जाएंगे। रानो चिड़िया वो नक्शा लेकर अपने घर की ओर चली जाती है। अरे वाह, अब तो हम जंगल के अमीर पक्षी बनने वाले हैं। मुझे इस नक्शे को छुपा कर रखना होगा, वरना क्या पता कोई इसे चुरा कर न ले जाए। फिर रानो चिड़िया नक्शे को अलमारी में रख देती है और आराम से सो जाती है। कालू जी, चिड़िया सो गई होगी, जाओ अब वो नक्शा ले आओ। हाँ गौरी, तुम चिंता नहीं करो, मैं यूं गया और यूं आया। फिर कालू कौवा रात के अंधेरे में उड़ता है। वो खिड़की से चिड़िया के घर में घुस जाता है। रानो चिड़िया सोई हुई थी। कालू कौवा अलमारी खोलता है और वो नक्शा लेकर वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया देखती है कि उसकी अलमारी खुली पड़ी है और उसका नक्शा भी गायब है। ये देखकर रानो चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है और भागकर अपने दोस्तों के पास जाती है। जो कुछ भी हुआ था रानो चिड़िया मिट्ठू तोते और कबूतर को बताती है। कबूतर भैया, वो नक्शा कौन ले गया होगा? मैंने तो किसी को बताया भी नहीं था। चिड़िया, भला कौन लेकर जा सकता है वो नक्शा? हो ना हो किसी ने देखा होगा तुम्हारे परों में। चिड़िया, कौवों से पूछते हैं, शायद उन्होंने किसी को देखा हो। फिर रानो चिड़िया मिट्ठू तोता और कबूतर गौरी कौवी के घर जाते हैं, मगर वहाँ तो कोई भी नहीं था। चिड़िया बहन, लगता है वो कौवे सुबह सुबह दाना लेने गए होंगे। पता नहीं मिट्ठू भैया, ये किसका काम है। जब तक वो कौवे नहीं आएंगे तो हमें कुछ मालूम नहीं होगा। दूसरी ओर कालू कौवा और गौरी कौवी वो नक्शा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, चिड़िया ढूंढेगी अपना नक्शा और हम पहुँचेंगे खजाने के पास। गौरी, आज ही खजाना ढूंढकर वापस आ जाएंगे और किसी को हम पर शक तक नहीं होगा। एक बार वो खजाना मिल जाए फिर मैं तुम्हारे लिए घर बनवाऊंगा। कालू जी चलिए, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। ऐसा सोचते हुए वो दोनों खजाने की खोज में आगे बढ़ने लगते हैं। वो उड़ते उड़ते जंगल में बहुत दूर निकल जाते हैं। वो दोनों बहुत थक चुके थे, मगर फिर भी वो आगे ही बढ़ रहे थे। सामने एक बड़ी गुफा आती है। वो गुफा के पास जाकर रुक जाते हैं। गौरी, देखो, ये गुफा तो वही लग रही है जो इस नक्शे में है। कालू जी, ठीक कहा तुमने, मगर क्या फायदा, ये गुफा तो बड़े पत्थर से बंद है। भला तुम ही बताओ, अब हम इस गुफा के अंदर कैसे जाएंगे?
गौरी, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना, अभी हम मिलकर इस पत्थर को हटा देंगे। ऐसा कहते हुए वो दोनों पत्थर को हटाने की कोशिश करते हैं, मगर पत्थर जरा भी टस से मस नहीं होता। जोर लगाते हुए गौरी कवि का पाँव फिसल जाता है और वो पीछे जाकर एक पत्थर पर गिरती है। जैसे ही गौरी कवि उस पत्थर से टकराती है तो गुफा का दरवाजा खुल जाता है। ये देखकर वो दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं और जल्दी से गुफा के अंदर चले जाते हैं। वो दोनों देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ ढेर सारा खजाना था। कालू जी देखो, कितना सारा खजाना है। अब हम दोनों को जिंदगी भर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ गौरी, जल्दी से खजाना लेकर यहाँ से भाग चलते हैं। ऐसा कहते हुए वो दोनों सोना इकट्ठा करने में लग जाते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है। वो दोनों पोटली भर लेते हैं, फिर वो अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो गुफा के द्वार के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि द्वार बंद हो चुका था। वो दोनों बहुत जोर लगाते हैं मगर गुफा का दरवाजा नहीं खुलता। कालू जी, हम तो बहुत बुरा फंस गए। इस गुफा का द्वार तो बाहर से ही खुलता है। बताओ कालू जी, अब हम क्या करें? गौरी, तुम ठीक कह रही हो। गौरी, हम तो भूल ही गए थे कि ये द्वार सिर्फ बाहर से ही खुलता है। फिर वो दोनों गुफा के अंदर ही फंस जाते हैं। देखते ही देखते 2-3 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रानू चिड़िया कबूतर के घर जाती है। मिठू तोता भी वहाँ बैठा हुआ था। मिठू और कबूतर, क्या हुआ? गौरी कवि और कालू कौवा लौटे कि नहीं? चिड़िया, हमने उन्हें कई दिनों से देखा नहीं है, न जाने वो कहाँ चले गए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा नक्शा उन दोनों ने ही चुराया है। लेकिन चिड़िया, वो अभी तक लौटे क्यों नहीं है? हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो। चिड़िया, मिठू ठीक कह रहा है, हमें उन्हें ढूंढने के लिए जंगल में जाना चाहिए। कबूतर भैया, आप ठीक कह रहे हो। वो जैसे भी हो हैं तो हमारे जंगल के पक्षी, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। चिड़िया, मगर हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? हमारे पास तो नक्शा भी नहीं है। मिठू, जब चिड़िया नक्शा लेकर आई थी तो वो मैंने देख लिया था। मुझे उस जगह का पता है। चलो हम सब मिलकर उन्हें वापस लेकर आते हैं। चिड़िया, अगर उन्होंने सच में नक्शा चुराया होगा तो हम उन्हें मारेंगे। ऐसा कहते हुए वो तीनों कालू कौवा और गौरी कवि को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उड़ते उड़ते वो जंगल से दूर निकल आते हैं। थोड़ी देर तक वो गुफा के पास पहुंच जाते हैं। चिड़िया बहन, गुफा तो यही है, मगर इसका द्वार तो बंद है। गुफा के अंदर गौरी कवि और कालू कौवे की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। कालू जी, बाहर किसी पक्षियों की आवाजें है। बचाओ, कोई हमें बचाओ, हम गुफा के अंदर हैं। अरे, गुफा के अंदर से तो आवाजें आ रही हैं। लगता है गौरी और कालू अंदर हैं। मगर अब हम अंदर कैसे जाएंगे? तभी रानू चिड़िया की नजर सामने एक पत्थर पर पड़ती है, जिससे उस गुफा का दरवाजा खुलता है। अरे, ये पत्थर तो सबसे अलग लग रहा है। हो ना हो इसमें कोई राज छुपा होगा। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया पत्थर को धक्का देती है। जैसे ही रानू चिड़िया पत्थर को धक्का देती है तो गुफा का द्वार खुल जाता है। जैसे ही गुफा का द्वार खुलता है तो गौरी और कालू की जान में जान आती है। वो दोनों जल्दी से गुफा के बाहर आ जाते हैं। उन दोनों के बाहर आते ही गुफा का द्वार फिर से बंद हो जाता है। फिर सभी पक्षी खजाने को वहीं पर छोड़ने का फैसला करते हैं। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ चिड़िया, हमने लालच की और हमें उसका अंजाम मिला। फिर रानू चिड़िया कौवों को माफ कर देती है और वो सब फिर से अपने जंगल के लिए लौट जाते हैं।